नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। दिन के 12 बज चुके हैं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों के साथ। पोलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वॉर्सो में होगा औपचारिक स्वागत। अपने समकक्ष डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा के साथ पीएम करेंगे बातचीत। अज्ञात सैनिकों के स्मारक पर देंगे श्रद्धांजलि। व्यापारिक प्रमुखों से भी मुलाकात का कार्यक्रम। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद भवन परिसर में संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक। अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारी देंगे नए कानून की जानकारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान। राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में हुआ आयोजन। रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम पुरस्कार श्रेणी में दिए गए पुरस्कार। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई और बंगाल पुलिस ने दाखिल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों से की काम पर वापस लौटने की अपील। बाढ़ झेल रहे त्रिपुरा में आज भी भारी बारिश के आसार। केरल समेत पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में भी अगले कुछ दिन मूसलाधार बारिश का अलर्ट। ओडिशा में बिजली गिरने से 6 और लोगों की मौत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की पोलैंड दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वे आज वॉर्सो में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोनों पक्षों के बीच बैठक में अन्य विकल्पों पर भी बातचीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। वे अज्ञात सैनिकों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री व्यापारिक नेताओं और पोलैंड के गणमान्य लोगों के साथ बातचीत करेंगे। पोलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को स्थायी शांति का बड़ा पैरोकार बताया। उन्होंने कहा कि भारत का यह स्पष्ट मत है कि यह युद्ध का समय नहीं है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। और इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है। ये युद्ध का युग नहीं है। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। इसलिए भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर बल दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद पोलैंड में मौजूद हमारे संवाददाता विशाल बारिस्टो ने पोलैंड के उप विदेश मंत्री से बात की है। भारतीय प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा को लेकर विदेश मामलों के उप विदेश मंत्री ने कहा कि पोलैंड और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में यह यात्रा सहायक होगी। मंत्री ने साथ ही बताया कि पोलैंड भारत की रूस यूक्रेन युद्ध के प्रति कूटनीतिक दृष्टिकोण की सराहना करता है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक अवसरों में भी वृद्धि होगी।
It feels great. It's got Polish flags and Indian flags. It's a cooperation. It's made by somebody who lives and works in Poland as an Indian. We have a very large community here, and at this speech we had 500 Indians shouting vigorously with delight when Mr. Modi, the Prime Minister, was making a very upbeat speech about the current situation of India, the future of India, the future of the world, and cooperation with Poland, which he's visited after 45 years of not having the Indian Prime Minister. पोलैंड के अलग अलग हिस्से में बड़ी संख्या में युवा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आए। आईटी क्षेत्र में काम कर रहे युवाओं का मानना है कि आज दुनिया में भारत की पहचान अलग है। उनका मानना है कि एआई के क्षेत्र में भारत तेजी से तरक्की कर रहा है, जो आने वाले समय में युवाओं के सपने को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री जी को पहली बात तो यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतने वर्षों बाद कोई भारत से प्रधानमंत्री यहाँ पे आए। और जैसा आपने बताया, उन्होंने टेक्नोलॉजी की बात की और भारत की सौर ताकत की बात की, और इतने अच्छे आंकड़े, इतने अच्छे फैक्ट्स उन्होंने दिए कि भारत मोर देन 100 से ज़्यादा उपग्रह जो है लेकर के गया। और उन्होंने अन्य जो है एआई की बात की, वो बहुत ही आगे देश को बहुत ही आगे ले जाने वाला है। और यहाँ पोलैंड में भी हम लोग, जैसे कि मैं खुद तकनीकी में और एआई में काम कर रहा हूँ, तो बहुत ही जब ये मैं देखता हूँ तो भारत का जो फ्यूचर है, भारत का जो भविष्य है, वो बहुत ही सुखद और सुंदर दिखाई देता है। और मोदी जी ने बहुत सारी जो भी बातें की, उनकी जो बातें थी वो बहुत ही साक्ष्यों के साथ और बहुत ही आंकड़ों के साथ उन्होंने रखा, प्रस्तुत किया। और निश्चित ही भारत का फ्यूचर, भारत का भविष्य न कि भारत में बल्कि पूरे दुनिया में जो है बहुत ही सुदृढ़ होने वाला है। और भारत फिर से एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगा और टेक्नोलॉजी में हम बहुत प्रोग्रेस करेंगे। मैं बस इसे 2 लाइनों में समराइज करना चाहूँगा कि जिस ऊर्जा और उत्साह के साथ जो है मोदी जी ने आज भाषण दिया और जिस ऊर्जा के साथ वो नेतृत्व कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 20 सालों में पूरा विश्व ही अखंड भारत होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये आपने देखा, जो युवा पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, इनका ये मानना है कि जो फ्यूचर है वो भारत का है, तकनीक के क्षेत्र में या भारत जिन दूसरे क्षेत्रों में तेजी के साथ काम कर रहा है। और युवाओं का ये भी कहना है कि आने वाला जो वर्ष है या जो आने वाला समय है वो भारत का समय है। कैमरामैन अंकुर के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, पोलैंड। और अब बात करते हैं कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में 8 से 9 अगस्त के बीच जूनियर ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर मामले की सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुनवाई जारी है। वहीं मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आज कोर्ट में अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सुनवाई के दौरान हड़ताल पर बैठे एम्स के डॉक्टर्स के वकील ने अदालत से कहा कि उन्हें हड़ताल पर होने के कारण निशाना बनाया जा रहा है। डॉक्टर्स के अटेंडेंस शीट में उन्हें एब्सेंट दिखाया जा रहा है और पिछले 9 दिनों की सैलरी काटने की भी बात कही जा रही है। इस पर सीजीआई ने कहा कि वह पहले काम पर लौटे फिर मामले को देखेंगे। सीजीआई ने साथ ही कहा कि हमें पता है कि वो 36 घंटों तक काम करते हैं। जब मेरे परिवार का एक सदस्य अस्पताल में भर्ती था तो मैं खुद सरकारी हॉस्पिटल में फर्श पर सोया हूं। इधर एम्स नागपुर के अलावा पीजीआई चंडीगढ़ ने भी निशाना बनाए जाने की शिकायत की है। सीजीआई ने कहा कि कोर्ट द्वारा गठित कमेटी इन मामलों पर भी सभी पक्षकारों से बातचीत कर रास्ता निकालेगी। वहीं पश्चिम बंगाल आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर देश भर में आक्रोश जारी है। इस बीच पूर्व जज समेत 295 गणमान्यों ने ओपन लेटर लिखकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मामले में न्याय की गुहार लगाई है। पत्र में कहा गया है कि पीड़िता के मां बाप को अपनी बेटी का शव देखने के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ा। इससे ज्यादा पीड़ादायी स्थिति और क्या हो सकती है। वहीं घटनास्थल से महज 20 मीटर की दूरी पर इस घटना के 24 घंटे के बाद ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। इसे लेकर भी पत्र में सवाल खड़ा किया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर भीड़ द्वारा हमले को भी पत्र में
शामिल किया गया है। साथ ही ये लिखा गया है कि अब समय आ चुका है कि न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप करे, क्योंकि राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। पत्र में डॉक्टरों को सुरक्षित माहौल प्रदान करने की दिशा में उचित कदम उठाने की मांग की गई है। इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी सहित सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। इस मामले पर भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या मामले में ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या मामले में ममता बनर्जी क्या छिपाने की कोशिश कर रही हैं। पूर्व कांग्रेसी कपिल सिब्बल के नेतृत्व में 21 वकील बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिस पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप है। कल्पना कीजिए, एक तरफ कोलकाता के उपनगरीय इलाके के रहने वाले एक औसत मध्यम वर्गीय परिवार है, जिसकी बेटी डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करने का सपना देखती है, और दूसरी तरफ भ्रष्ट और शक्तिशाली लोगों का गठबंधन है। यह एक असमान लड़ाई है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग जीतेंगे, चाहे कुछ भी हो। वहीं एम्स की प्रवक्ता डॉक्टर रीमा दादा ने बताया है कि निदेशक एम श्रीनिवास ने रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन से काम पर वापस लौटने का अनुरोध किया है, क्योंकि दूर दूर से आए मरीजों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास ने रिक्वेस्ट किया है हमारे रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन को कि वो काम पे लौट आएँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है मरीज़ों को जो इतनी दूर दराज से आते हैं। करीब डेली 18 से 20 हज़ार मरीज़ आते हैं एम्स में दिखाने, तो इसलिए उनको बहुत दिक्कत आ रही है। और उन्होंने हमारे डॉक्टर्स को रीअश्योर किया है कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी उनके लिए सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी है, और उसके लिए उन्होंने 2 कमिटीज़ का भी संगठन किया है। एक कमेटी है जो उनके इमीडिएट कंसर्न्स को एड्रेस करेगी। एम्स में करीब 2900 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। इन एडिशन टू दैट हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, करीब 2815 सीसीटीवी कैमरास हैं। इन एडिशन टू दैट AI इनेबल्ड सीसीटीवी सर्वेलेंस कैमरास हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में भाजपा आज स्वास्थ्य भवन का घेराव करेगी। इससे पहले भाजपा के नेता विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए बैठकें कर रहे हैं, और भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं की निगरानी की। बढ़ते आगे, आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष कोलकाता रेप केस के जांच के सिलसिले में सीबीआई कार्यालय पहुंच गए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में सीबीआई संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है और आगे भी पूछताछ करेगी। और अब खबर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से जुड़ी हुई, जिस पर गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की पहली बैठक आज संसद भवन परिसर में हो रही है। इस बैठक में समिति के सदस्यों की अल्पसंख्यक मामलों और कानून मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हो रही है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल जेपीसी के अध्यक्ष हैं। वहीं 31 सदस्यीय समिति को इस विधेयक की जांच करने का काम सौंपा गया है। आपको बता दें कि लोकसभा में यह विधेयक 8 अगस्त को पेश किया गया था और चर्चा के बाद इसे संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया। वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियां, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और सर्वेक्षण और अतिक्रमण हटाने से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। अब बात कर लेते हैं भारत बांग्लादेश की। दरअसल भारत ने बांग्लादेश में पानी छोड़े जाने की खबरों को नकारा है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि भारतीय बांध से गोमती नदी में नहीं छोड़ा गया है पानी। बांग्लादेश में बाढ़ का मुख्य कारण बड़े जलग्रहण क्षेत्र हैं। डम्बूर बांध सीमा से काफी दूर स्थित है। गोमती नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में इस साल सबसे भारी बारिश हुई है। साथ ही आपको बता दें कि बांग्लादेश में बाढ़ का मुख्य कारण बांध के नीचे की ओर जलग्रहण क्षेत्रों का पानी। दोनों तरफ के लोगों को परेशानी हो रही है। समाधान के लिए आपसी सहयोग की जरूरत है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा है कि द्विपक्षीय परामर्श और चर्चाओं के माध्यम से भारत समस्या को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को आज और कल
ऑटो और टैक्सी चालक संघों द्वारा हड़ताल से दो चार होना पड़ेगा। ये हड़ताल ओला और उबर सहित ऐप आधारित कैब सेवाओं के विरोध में है, जिसमें दिल्ली एनसीआर की 15 से अधिक यूनियन शामिल हैं। ऑटो और टैक्सी चालकों की कम कमाई और उनकी आजीविका पर इसके प्रभाव पड़ने के कारण ये चालक संघ ऐप आधारित कैब सेवाओं के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर हड़ताल पर खड़े ऑटो चालकों से इस हड़ताल के बारे में हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने बात की है। आज दिल्ली एनसीआर में ऑटो और टैक्सी की हड़ताल है। इस समय हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर अमूमन काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए इन्हीं साधनों का ज़्यादातर इस्तेमाल करना पड़ता है। और कुछ ऑटो ड्राइवर हमारे साथ हैं जो इस हड़ताल में आज जुड़े हुए हैं, शामिल हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या मुद्दे हैं, क्या इनकी मांगे हैं। आपने ये हड़ताल क्यों कर रखी है? सर, हमारे गवर्नमेंट से स्पेशल कोई मुद्दा नहीं है, बस हमारी जैसे हम कमर्शियल गाड़ी यूज़ करते हैं, ऑटो हो गया, टैक्सी हो गया, तो ये कमर्शियल गाड़ी होती है पिगरी ब्रिगेड की। बट जो ये ओला, उबर, रैपिडो, पोर्टर ऐप जो है, ये प्राइवेट गाड़ी, प्राइवेट बाइक हो गई, इनको कमर्शियल में यूज़ करते हैं। कमर्शियल मतलब जैसे अब हम कमर्शियल गाड़ी आ गई, हम रोड टैक्स देते हैं, परमिट रिन्यू करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। किसी के साथ कुछ घटना घट जाए तो हमारी जो गाड़ियाँ हैं गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है। आप और कौन सी डिमांड कह रहे हैं कि नुकसान हो रहा है, ऑटो ड्राइवरों को फायदा नहीं हो रहा? वो फायदा नुकसान कैसे हो रहा है ऐप से? ओला उबर कंपनियों में जो गाड़ियां चल रही हैं, सरकार इनका किराया निर्धारित करे, या तो इनको अपने दायरे में ले ले, नहीं तो सरकार अपनी खुद की ऐप चलाए, अपनी खुद की ऐप चलाए सरकार, तब तो हम काम करेंगे, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जा सकते हैं। तो अभी कितने दिन की हड़ताल है? 2 दिन का संकेतिक है। ये ड्राइवर अगर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम ये अनिश्चित काल पे रहेंगे। जब तक इन ड्राइव में प्राइवेट गाड़ियां बंद नहीं होंगी, रैपिडो में प्राइवेट गाड़ियां बंद नहीं होंगी, बाइक बंद नहीं होंगी, जब तक हमें चाहिए हमारी प्राइवेट गाड़ियां सारी बंद होनी चाहिए। बस हमें चाहिए जो हमारी कमर्शियल गाड़ियां हैं, या तो बाइक कमर्शियल करें। बाइक में अगर कोई गिरता पड़ता टूट गया, जो इन ड्राइव रैपिडो में प्राइवेट गाड़ियां अटैच हो रही हैं, वो रोकनी चाहिए। इन लीगल जो गाड़ियां चल रही हैं वो होनी चाहिए, बस। तो ये इन लोगों की डिमांड है। जैसा इन्होंने कहा कि जो भी रैपिडो में प्राइवेट व्हीकल है वो रुकने चाहिए, कमर्शियल व्हीकल्स की इन्वॉल्वमेंट बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये टैक्स पे करके आते हैं और ये चाह रहे हैं कि एक सुनिश्चित हो, एक पैरामीटर तय हो सभी के लिए और एक ही रूल एंड रेगुलेशन सभी पे फॉलो। कैमरा मॉन्टी के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल में नाबालिग बच्चों के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले की, जिसमें कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले की सुनवाई आज न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ द्वारा की जाएगी। गौरतलब है कि बदलापुर रेलवे स्टेशन पर 20 अगस्त को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। देश भर में भारी बारिश तो कहीं मध्यम स्तर की बारिश का सिलसिला जारी है। कुछ राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसके कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने राजस्थान, गोवा, विदर्भ, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में कल से 25 अगस्त तक मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं त्रिपुरा की बात करें तो लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने अगरतला और अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत कार्यों का जायजा लिया और राहत शिविरों में स्वास्थ्य जांच के निर्देश भी दिए हैं। वहीं ओडिशा में बिजली गिरने से राज्य के विभिन्न हिस्सों में 6 और लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार ताजा मौतों के साथ पिछले सप्ताह से बिजली गिरने से मरने वालों की अब कुल संख्या 21 हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने मृतकों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। साथ ही राज्य सरकार जल्द ही वज्रपात से जान बचाने के लिए पहले चरण में राज्य में 20 लाख ताड़ के पेड़ लगाएगी, जिन्हें बिजली रोकने के लिए रूप में जाना जाता है।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार विश्व बाजार में भारतीय उत्पादों की मौजूदगी को बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। भारत के इन प्रयासों से एक बड़ा मुकाम हासिल हुआ है। भारतीय कंपनी अमूल एक ब्रांड के रूप में दुनिया का सबसे भरोसेमंद ब्रांड बनकर उभरा है। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 में अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड बताया गया है। भारत की आजादी के बाद देश में बहुत से ब्रांड बने, लेकिन अमूल जैसा कोई नहीं। अमूल यानी विश्वास, अमूल यानी विकास, अमूल यानी जन भागीदारी, अमूल यानी आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा, अमूल यानी बड़े सपने, बड़े संकल्प और उससे भी बड़ी सिद्धियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल फरवरी में अहमदाबाद में गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में अमूल की जिन उपलब्धियों का जिक्र किया था, उसका लोहा अब दुनिया ने भी मान लिया है। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 में अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड बताया गया है। 91 के ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर और $3.3 बिलियन के मूल्यांकन के साथ अमूल ने साल 2023 से ब्रांड वैल्यू में 11% की बढ़ोतरी हासिल की। डेयरी बाजार में कंपनी के प्रभुत्व, विचार और अनुशंसा में मजबूत मैट्रिक्स ने इसकी AAA रेटिंग में योगदान दिया और अमूल दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड बन गया। एक इंटरनेशनल ब्रांड कंसल्टेंसी ब्रांड फिनांस की, उसने विश्व की सभी फूड कंपनीज और डेयरी कंपनीज का एनालिसिस किया और ब्रांड स्ट्रेंथ की मजबूताई पे अमूल को वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड के तौर पे माना गया है। साथ में अमूल विश्व की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेयरी ब्रांड तो है ही। तो वैसे गुजरात के 36 लाख किसान परिवार जो अमूल के मालिक हैं, उनके लिए बड़े गौरव की बात है कि आज विश्व में फूड क्षेत्र एवं डेयरी क्षेत्र में वो सबसे मजबूत ब्रांड बन चुकी है। अमूल के उत्पाद दुनिया भर के 50 से अधिक देशों में निर्यात किए जाते हैं। 18,000 से अधिक दुग्ध सहकारी समितियों, 36,000 किसानों के नेटवर्क, प्रतिदिन 3.5 करोड़ लीटर से अधिक दूध के प्रसंस्करण और पशुपालकों को 200 करोड़ रुपए से अधिक का ऑनलाइन भुगतान अमूल की उपलब्धियां बताने के लिए काफी है। अमूल की उत्पत्ति सरदार पटेल के मार्गदर्शन में खेड़ा दुग्ध संघ से हुई थी। 1946 में गुजरात के आनंद में केरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड के रूप में अमूल की स्थापना की गई थी। 1950 में इसके द्वारा बनाए जाने वाले डेयरी उत्पादों के लिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी अमूल को ब्रांड के रूप में स्थापित किया गया, जिसका प्रबंधन गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ द्वारा किया जाता है। अमूल ने भारत की श्वेत क्रांति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सहकारिता के मूल मंत्र को अपनाते हुए दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया है। अमूल की सफलता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है, जो सहकारिता अर्थशास्त्र और ग्रामीण विकास के संबंध में एक केस स्टडी है। अमूल उस बदलाव का भी उदाहरण है जो दूरदर्शिता से लिए गए फैसलों से आता है। ये इस बात का भी उदाहरण है कि जब कई लोग एक साथ अपनी क्षमता का योग बनाते हैं तो बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं, और यही सहकारिता का मूल मंत्र भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आगे बढ़ते हैं। भारत के बहुप्रतीक्षित गगनयान मिशन की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जिसे दिसंबर 2024 में लॉन्च करने की योजना बन रही। इसरो ने अपने गगनयान मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। इनमें से एक को अंतरिक्ष की यात्रा पर भेजा जाएगा। 4 एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष पर जाने के लिए खास ट्रेनिंग दी जा रही है। पेश है DD न्यूज की एक खास रिपोर्ट। अंतरिक्ष में भारत एक और उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। इसरो का लक्ष्य दिसंबर तक गगनयान प्रोजेक्ट का पहला मिशन लॉन्च करना है। इस अभियान के लिए रॉकेट के 3 चरण श्रीहरिकोटा के सार रेंज पहुंच चुके हैं। एजेंसी इस वर्ष के अंत तक अपनी पहली परीक्षण उड़ान का लक्ष्य बना रही है। पहले मानव उड़ान मिशन गगनयान के लिए रॉकेट की पहली परीक्षण उड़ान दिसंबर में होने की उम्मीद है। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसके तहत 4 एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाएंगे। मिशन 2024 के आखिर या 2025 तक लॉन्च हो सकता है।
गगनयान में 3 दिनों का मिशन होगा, जिसके तहत एस्ट्रोनॉट्स के दल को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। इसके बाद क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से समुद्र में लैंड कराया जाएगा। अगर भारत अपने मिशन में कामयाब रहा तो वह ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस ऐसा कर चुके हैं। गगनयान के पहले मिशन को G1 कोड दिया गया है। ये मानव रहित मिशन होगा, यानी इसमें कोई इंसान नहीं जाएगा। इसके बाद S-200, L-1 और C-32 फेज पूरे किए जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने दूरदर्शन से खास बातचीत में भारत के अति महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस साल दिसंबर महीने में इस मिशन का पहला परीक्षण किया जाएगा, जिसमें ह्यूमन रेटेड रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। In the last about 4-5 years, we have been working on this program for building a rocket which will be human rated, building the craft that is called the Gaganyaan craft, the crew module, and the associated complex systems, the crew escape system and the intelligence in the rocket which are required to carry out this mission. I can tell you that we have reached the threshold of completing the rocket ready. The rocket is already completed the human rating and is at Satish Dhawan Space Center for ready for launch. So the first mission we are undertaking without crew inside, but with a robot, which will be replicating the human flight scenarios and do the measurements. Vyomitra, of course. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसरो ने गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में दिख रहा है कि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस जैसी एक सिमुलेटेड कंडीशन में ट्रेनिंग दी जा रही है। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह वीडियो शेयर किया है। वीडियो में एस्ट्रोनॉट्स स्पेस मॉड्यूल के भीतर योग कर रहे हैं। उन्हें अंतरिक्षयान, जीरो ग्रेविटी और स्पेस में आने वाली अन्य चुनौतियों के हिसाब से ट्रेनिंग दी जा रही है। पीएम मोदी ने फरवरी में तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स के नामों का ऐलान किया। इसरो ने अपने गगनयान मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। इनमें से एक को अंतरिक्ष की यात्रा पर भेजा जाएगा। चारों एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष पर जाने के लिए खास ट्रेनिंग दी जा रही है। चारों एस्ट्रोनॉट वायुसेना के ट्रेंड पायलट हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।